हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे साथियों का। और आज हम डिस्कस करेंगे एक भारतीय संविधान में बहुत ही खास टॉपिक जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज। जी हाँ, जानने की कोशिश करेंगे मौलिक कर्तव्य क्या हैं और मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आप सभी प्यारे दोस्तों को या फिर साथ ही साथ में आप सभी प्यारे देश के नागरिकों को क्या क्या दिया गया है, क्या क्या मिला है और क्या क्या आपको करना है। भाई सिंपल सी बात है, मौलिक कर्तव्य आपके हैं, तो अगर कर्तव्य आपके हैं, ड्यूटीज आपकी हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो उन ड्यूटीज को पूरा करने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं आपकी बनती है। मतलब कहने का ड्यूटीज हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप सभी प्यारे दोस्तों को उन ड्यूटीज को पूरा करना होगा, राइट। अब देखो, ड्यूटीज की जब बात आती है ना मेरे प्यारे दोस्त, तो आप देख पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे, जितने भी प्यारे साथी हैं, जितने भी प्यारे दोस्त हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक छोटा सा कहते नहीं है कि कई बार रह जाता है, तो फंडामेंटल राइट्स लिखा हुआ है, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत मुझे लगता है कि जो टाइपराइटर भैया थे हमारे, है ना, उनको लगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होगा, है ना। तो याद रखिएगा, आप जितने भी प्यारे साथी हैं, आप जितने भी प्यारे दोस्त हैं, उन सभी बच्चों को याद रखना है कि दैट विल बी नॉट अ यहां पर आप ड्यूटी लिखेंगे, ड्यूटीज, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। आज हम मौलिक कर्तव्यों को डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या है। लेकिन मौलिक कर्तव्यों को डिस्कस करें, आपको बताएं, उससे पहले हम आप सभी को एक खास मोटिवेशन की ओर लेके चलेंगे, जो आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। चलिए आ जाइए, क्या है मोटिवेशन, समझने की कोशिश करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे आप सभी प्यारे दोस्तों से। कहते नहीं है, बड़ी मंजिल के राही छोटे दिल नहीं रखते। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी मंजिल बड़ी है और मंजिल एक है सफलता पाना, और सफलता आज के समय में सफलता पाना ही आपकी सबसे बड़ी मंजिल है, इस बात को याद रखें। तो वो छोटे दिल नहीं रखते, उनका दिल हमेशा बड़ा होता है और हमेशा निरंतर वो काम करते रहते हैं। हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड कंटिन्यूटी, ये वो तीन चीज़ें हैं। हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड कंटिन्यूटी, यही वो तीन फैक्टर हैं जो आपकी सफलता में चार चांद लगाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। यही सफलता को बनाएंगे। हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कंटिन्यूटी, यही वो तीन शब्द हैं जो मिल करके आपकी सफलता की कहानी लिखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज और जानने की कोशिश करेंगे आज हमारा गोल क्या होगा, टारगेट्स क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, कॉन्सेप्ट जानेंगे, थ्योरी जानेंगे और उससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चंस पर भी हम लोग काम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। नाउ अगर हम डिस्कशन करें बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे और मौलिक कर्तव्यों पे, तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ से कई सारे फैक्ट निकल के आते हैं, कई सारी बातें निकल के आती हैं, इस बात को याद रखिएगा, राइट। सबसे पहला फैक्ट जो निकल के आता है मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या निकल के आता है, अगर मैं मौलिक कर्तव्य में बात करूं, किस पे बात करूं, मौलिक कर्तव्य में अगर बात करने की कोशिश करूं आप सभी से, तो सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि मौलिक कर्तव्य जो हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में does not exist या existed, ये हमारे वास्तविक संविधान में कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करते थे ही नहीं। मूल रूप से ऐसे भी कह सकते हो कि हमारे मूल संविधान में, क्या बोलोगे दोस्त, हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य, मौलिक
कर्तव्य या मूल कर्तव्य नहीं थे। अब अगर कोई चीज नहीं थी तो बाद में जोड़ी गई, ये बात तो अब क्लियर हो गई। और मैंने आपको कई बार बताया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी हम जोड़ेंगे या कुछ भी हम हटाएंगे तो उसके लिए हमें हमारे संविधान में एक संशोधन करना होगा, हमें अपने संविधान के ढांचे में संशोधन करना होगा, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब बात आई इसे जोड़ने की तो इसके लिए सुझाव दिए गए ऑन द रिकमेंडेशन, और या आप कह सकते हो ऑन द एडवाइस ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह committees, or you can say committee, on the recommendation or you can say on the advice of सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर या सरदार स्वर्ण सिंह के सुझाव पर, इस समिति के सुझाव पर कॉन्स्टिट्यूशन में इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में 42वां 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसे हम संविधान संशोधन अधिनियम 1976 कहते हैं, इसके माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया या कह सकते हो जोड़ा गया। और जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, इट मीन्स इन 1976, तो देयर आर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हुआ करती थीं या जोड़ी गई थीं। लेकिन सर क्या, बट एट प्रेजेंट, आज अगर मैं वर्तमान की बात करूं, यहां पर मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं, बट एट प्रेजेंट देयर आर 11 fundamental duties in our constitution, वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो एक चीज़ और क्लियर हो गई कि सर इसके मतलब बाद में फिर कुछ इसमें संशोधन हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार बेटा? अकॉर्डिंग टू 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अनुसार एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। 2002 के अनुसार 86वें संविधान संशोधन में क्या बताया गया कि फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू एजुकेट योर चिल्ड्रन, जिसको मैं अपनी भाषा में अगर कहूँ तो मैं कहता हूँ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द मम्मी पापा टू एजुकेट योर बच्चा पार्टी। ठीक है, जो भी माता पिता हैं और उन माता पिता के जो भी बच्चे हैं, जो माता पिता हैं उनके जो बच्चे हैं, ठीक है, उन बच्चों को आपको क्या करना है? उन बच्चों को आपको शिक्षित करना है। इस बात को याद रखिएगा।
क्या करना है? शिक्षित करना है, आपको शिक्षा प्रदान करनी है, इस बात को ध्यान रखें। ये वो लॉजिक है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है मौलिक कर्तव्य के रिस्पेक्ट में। अब बात ये आती है कि कौन कौन सी वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो भी अगर आप बता देते सर तो बहुत अच्छा रहता। पहले एक बार इस को आप स्नैपशॉट ले लीजिए या आप इसे पढ़ लीजिए, इसे कर लीजिए, देन या लिख लिया होगा आप लोगों ने, देन मैं आगे मूव करूँगा। तो आगे अगर बात करें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपके स्क्रीन पर आ चुकी हैं। सबसे पहली फंडामेंटल ड्यूटी है आपकी संविधान का पालन करें, मतलब जो संविधान में लिखा गया है वही सर्वोपरि है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ सुप्रीम लॉ। उसके आदर्शों को, उसकी संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को, उसकी आइडियोलॉजी को, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को, नेशनल फ्लैग को, और साथ ही साथ में जो राष्ट्रगान है हमारा उसे, और राष्ट्रीय गीत जो है उसे सम्मान देने का काम करें। ये बात यहाँ पर कही गई है। आप देख पा रहे होंगे, अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियाज़ या यू कैन से आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड ऑल्सो नेशनल एंथम। आपको इन कामों पर जोर करना है। तो ये आपकी पहली ड्यूटी बनती है कि तिरंगा झंडा हमारा, उसे सदैव आपको सम्मान देना है, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से आपको सम्मान देना है। कई लोग तो सल्यूट ही नहीं कर पाते, आपने देखा होगा ऐसे करके सल्यूट करते हैं। भैया यहाँ सल्यूट नहीं होता है, सल्यूट करने का एक तरीका होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो याद रखिए इस तरीके से, ठीक है। तो आपको हमेशा सम्मान करना है राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रीय गान का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ कहा गया है दूसरी जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो ये है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। जैसे स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी ने बहुत ही सहयोग किया, आपको पता है। गांधी जी का चाहे वो खेड़ा आंदोलन हो, गांधी जी का वो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हो, गांधी जी का वो असहयोग आंदोलन हो, गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, गांधी जी का नमक सत्याग्रह हो, गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन हो, उसके जो आदर्श, उच्च आदर्श हैं, जैसे अहिंसा है ना, तो अहिंसा जैसी चीज़ों को आपको संजो के रखना है। अब अहिंसा की जगह तुम हिंसा करने लगोगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उसका पालन करें आप। चेरिश एंड फॉलो द नॉवेल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जो हमने स्ट्रगल किए उनको। तीसरा कह रहा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे क्या रखें, अक्षुण्ण रखें, मतलब बनाए रखें। अपहोल्ड द एंड प्रोटेक्ट, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, क्या सॉवरेनिटी को आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको यूनिटी को प्रोटेक्ट करना है, एंड ऑल्सो यू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, आपको भारत की इंटीग्रिटी को भी प्रोटेक्ट करना होगा। अगर ये तीन काम आप नहीं कर पाए तो जो अखंड भारत का सपना है वो कैसे पूरा होगा। अखंड भारत के सपने का अर्थ है, अखंड भारत का मतलब क्या है, एक ऐसा भारत जिसका सब कुछ समान हो यार, हाँ या ना। अब पता चला जम्मू में अलग झंडा चल रहा था, आपको तो पता ही है जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जिसके पास में स्पेशल प्रोविज़न था। क्या था? जम्मू एंड कश्मीर जो था उसके पास में स्पेशल प्रोविज़न था, धारा 35A के तहत और अनुच्छेद 370 के तहत। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इन दोनों को एबोलिश कर दिया गया, दोनों को नष्ट कर दिया गया, और एबोलिश होना भी चाहिए। सरदार पटेल भी यही चाहते थे कि ये ना हो, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों के चलते ये हुआ। और जम्मू कश्मीर देखिए ना, वहाँ 2 झंडे चलते थे, हिंदुस्तान अपना झंडा लगाता था, जम्मू कश्मीर अपना झंडा लगाता था। दूसरा, वहाँ के नागरिकों को 2 नागरिकताएं थी, दोहरी नागरिकता, ड्यूल सिटीजनशिप। हिंदुस्तान में एकल नागरिकता है, और सबसे बड़ी बात वहाँ की जो 2 ड्यूल सिटीजनशिप थी वो आधे लोग वहाँ के पाकिस्तान से ही थे।
पता चला पाकिस्तान से आए, यहाँ विवाह कर लिया, कहीं हिंदुस्तान के हो गए, जम्मू कश्मीर के हो गए तो हिंदुस्तान के हो गए, तो ये समस्या बहुत थी, ख़त्म। तो ये जो अखंड भारत हो रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप सभी को ये पता चल चुका है कि ये एबॉलिश हो चुका है। हालांकि इसको अब कई साल बीत चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि आपको कंट्री को डिफेंड करना है, आपको देश की रक्षा करनी है, चाहे वो चाइना से करनी हो, चाहे पाकिस्तान से करनी हो, या फिर अन्य किसी देश से करनी हो। और ये सिर्फ रक्षा आपको फिजिकली ही नहीं करनी है, हो सकती है आपको बायोलॉजिकल वेपन्स पे से भी करनी पड़े, हो सकता है आपको कुछ टेक्नोलॉजी से रक्षा करनी पड़े, तो जिससे भी रक्षा हो सकती है आपको करना है। और अगर देश आपको याद करता है, कई बार देखा होगा जब वॉर होता है तो जितने सैनिक रिटायर होते हैं, हो जाते हैं, रिटायर से पहले कई सैनिक तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी वॉर ही नहीं लड़ा, वो वॉर हुआ ही नहीं, वॉर कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन जब होता है तो रिटायर्ड जो सैनिक होते हैं उनको बुलाया जाता है कि आइए और आप सेवा दीजिए, और वो जाते भी हैं और जाना भी चाहिए। अगर आपको भी, जैसे आपने अभी देखा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अभी भी चल रहा है लगातार, मोटा मोटा 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जिसे रशिया यूक्रेन वॉर भी कह रहे हैं। आप देखिए ना, यूक्रेन क्या है, यूक्रेन एक पॉपेट है, पॉपेट ऑफ यूएसए, और यूएसए ने जहाँ पर ये नीति खेली है, यहाँ जहाँ पर ये ऐसी पॉलिसी खेली है, वो देश बर्बाद हो गया है। आप अफगानिस्तान एक जीता जागता एग्जाम्पल है, क्या हालत हुई अफगानिस्तान की, तो दैट वाज द सिनेरियो। तो यूक्रेन तो इतना उसके ऊपर कर्जा भी हो गया है और पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है, और यूक्रेन में शायद ही कोई एक ऐसी एक कोई खूबसूरत इमारत रह गई हो जो ढही ना हो, खूबसूरत मतलब खत्म। तो आप ये समझिए दैट वाज द सिनेरियो। तो आपको अगर आवाहन, वहां पे देखो महिलाओं को याद किया गया, वहां के नागरिकों को याद किया, वो गए, उन्होंने बंदूक संभाली, अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। किसके अगेंस्ट? रूस के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। उन्हें पता है रूस बहुत पावरफुल है, और ये बात सत्य है कि अगर यूक्रेन को यूरोपियन कंट्रीज, उनके साथ साथ में यूएसए अगर सपोर्ट नहीं करता, तो यूक्रेन 1 महीने खड़ा होने के लायक नहीं था। आप भी जानते हैं नाटो कंट्रीज में शामिल होने के चक्कर में आप देख रहे हैं क्या स्थिति बन गई है। दैट विल बी द सिनेरियो। 5वीं ड्यूटी है आप सभी भारतीय की, भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। मतलब आपको जो निर्माण करना है, जो भारत का निर्माण करना है, उसमें समरसत्ता होनी चाहिए, समान ब्रदरहुड की भावना हो, इक्वल ब्रदरहुड की भावना हो, जो लबरेज हो, उससे आप उसका राष्ट्र का निर्माण करें। भाषा, प्रदेश और वर्ग के आधार पर कहीं ना कहीं जो भेदभाव जैसी चीज़ें समझ में आती हैं कई लोगों को, वो ना आए, और भेदभाव हो भी ना। ऐसा नहीं कि भेदभाव समझ ही ना आए, भेदभाव होना भी नहीं चाहिए। आप देखिए ना, अब आप कॉलेज जाते हैं या विद्यालय जाते हैं या स्कूल जाते हैं, तो कभी आप ये पूछते हैं बगल वाला, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तब तुम्हारे बगल में बैठेंगे। अब तो नहीं पूछते हैं, पहले जब था तब था। मैं नहीं कहता कि भारतीय समाज में ये कुरीतियां नहीं थी, लेकिन आज हैं क्या? नहीं है। आप अपने आप से सोच के देखिए, आप जब विद्यालय या कॉलेज गए तो आप जिस भी डेस्क पे बैठ रहे थे, आप बैक बेंचर्स थे या आप फर्स्ट रो में बैठते थे, फर्स्ट बेंच पे बैठते थे, तो कभी आपने किसी बच्चे से या किसी साथी से पूछा, यार ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा तुम्हारा नाम ये है, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा। क्यों? तुमको छू लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा कभी हुआ? नेवर। तो आप अपने आप से समझने की कोशिश कीजिए, ऐसी प्रथाओं का त्याग कर दें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ऐसी कुरीतियां जो स्त्रियों को सम्मान ना प्रदान करें उसके विरुद्ध होनी चाहिए। हालांकि दोनों ही फंक्शन इसमें आता है, पुरुषों का भी सम्मान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्त्री का सम्मान हो। स्त्री जो है वो पुरुष का सम्मान ना करे और पुरुष जो है स्त्री का सम्मान ना करे, ये कहीं ना कहीं गलत है। तभी तो आप देख रहे हैं आर्टिकल नंबर 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो
यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर मैं बात करूं, जिसे हम समान नागरिक संहिता कहते हैं, एक समान नागरिक संहिता की जो बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, ये है क्या? व्हाट इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड? ये यही कहता है मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों के जो राइट्स होने चाहिए वो समान होने चाहिए, अधिकार समान होने चाहिए। ऐसा नहीं, कई स्थानों पर आपने देखा होगा महिलाएं इसका अधिक फायदा उठा ले जाती हैं अगर मैं तुलना करूं पुरुषों के। ये मैं इस आधार पर कह रहा हूं, बहुत सारे न्यूज़ आपने देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। देखिए होता क्या है, जब आप, सिंपल सी बात है, मैंने अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट पढ़ी थी, वो रिपोर्ट बेसिकली रिपोर्ट इज़ रिलेटेड टू हिंदुस्तान में जो डाइवोर्सीज फीमेल्स हैं या मेल भी, या तलाक हो गया तो पुरुष कौन सा शादीशुदा रह गया, तो कहीं ना कहीं जो डाइवोर्स के केसेस हैं उनमें बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा गया है कि ज़बरदस्ती डाइवोर्स ले लिया उन्होंने, या दहेज के केस लगा दिए, कुछ बहुत सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि कुछ महिलाओं के साथ नहीं होता है, दोनों चीज़ें हैं, दोनों पहलू हैं। हमेशा याद रखिए, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक दरवाज़ा होता है, उसके भी दो कहीं ना कहीं पहलू हैं, एक पुल एंड एक अप, मतलब एक खोलना और एक बंद करना। इसी तरीके से सिक्के के दो पहलू हैं, हेड एंड टेल। इसी तरीके से यहाँ पर भी पहलू है मेरे साथियों कि पुरुषों का भी सम्मान होना चाहिए और स्त्रियों का भी सम्मान होना चाहिए, इस बात को याद रखें। और गलत पुरुष भी हो सकता है और गलत महिला भी हो सकती है। ऐसा आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि सिर्फ पुरुष गलत होगा या सिर्फ महिला गलत होगी, इस बात को जरूर याद रखें। क्लियर? चलें आगे साथियों। आगे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये छठी ड्यूटी है जो आपकी है, हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, मतलब उसे प्रोटेक्शन देने का काम करें। आप देखते हैं भारत में, राजस्थान जाइए, कितने फोर्ट हैं, मेहरानगढ़ का फोर्ट, जोधपुर का फोर्ट, जयपुर का फोर्ट, भरतपुर का फोर्ट, भानगढ़ का फोर्ट, पता नहीं कितने फोर्ट हैं, चित्तौड़गढ़ का फोर्ट अपने आप में हजारों साल पुराने, सैकड़ों वर्ष पुराने, जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, हेरिटेज साइट में शामिल हैं। तो क्या हमें उनकी, वो गौरवशाली हमारी परंपरा है, वो गौरवशाली हमारी गाथा है, क्या हमें उसका संरक्षण करना चाहिए? तो बिल्कुल करना चाहिए। क्या हमें अपने कल्चर का संरक्षण, हमें अपनी संस्कृति का संरक्षण करना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल। ये हमारा कहीं ना कहीं दायित्व बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें अपने संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए, हमें अपने कल्चर को कभी नहीं भूलना चाहिए। और वसुधैव कुटुंबकम का जो स्टेटमेंट है उस पर सदैव कार्य करना चाहिए, इस बात को याद रखें। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन भी आते हैं, झील भी आती है, नदी भी आते हैं, वन्य जीव भी आते हैं, इन चारों फैक्टर पे उनकी रक्षा करें, संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। देखा होगा आप लोगों ने, कितने बदतमीज लोग हो गए हैं। कहोगे सर अचानक से पढ़ाते पढ़ाते बदतमीज कैसे आ गया? मेरे दोस्त, बदतमीज इसलिए कहा, आपने पिछले साल का वाकया है कि एक हथनी, जी हाँ हाथी नहीं हथनी, वो गर्भवती थी और उसको पता नहीं क्या खिला दिया, उसमें बम था और वो जाके उसके पेट में फट गया और वो हथनी तड़प तड़प के मर गई, उस गर्भावस्था में थी। ऐसे लोग, ऐसे दुराचारी लोग, क्या ऐसे लोग भारतीय समाज के लिए, प्राणी मात्र के लिए क्या ये उचित है? बिल्कुल भी नहीं। आपने देखा होगा जंगली जानवरों में लायन है, टाइगर, वो जानवर हैं, आप तो इंसान हैं। आप इंसान होके नहीं समझदार हैं, वो जानवर होके समझदार कैसे हो जाएगा? तो कहीं ना कहीं आपको वन्य जीवों के प्रति क्या रखना है? तस्कर जो लोग हैं, जो तस्करी करते हैं, ये सारे ये काम करते हैं, इनका संरक्षण करना है। नदी, आपने देखा होगा गंगा नदी को लेकर के बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। गंगा नदी की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, गंगा रिवर की अगर मैं बात करूं तो आप जानते ही हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, सफाई चल रही है, लेकिन आज तक सफाई नहीं हो पाई है। संरक्षण करने का प्रयास करें, कोशिश करें कि नदी में ऐसी चीज़ें ना फेंकें जो कहीं ना कहीं उसके जल को दूषित करें। झीलें, बड़े बड़े शहरों में जो झीलें होती हैं ना बाबू, यही वाटर का रिसोर्स हैं, यहीं से डायरेक्ट वाटर सप्लाई पूरे शहरों में जाती है, बड़े बड़े शहरों में। अगर मैं बात करूं वन की, अगर वन ही नहीं होंगे, झील नहीं होंगी, नदी नहीं होंगे, नाले नहीं होंगे, तो हमारा जो
पारिस्थितिकी तंत्र है, जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है, वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। और अगर इकोलॉजिकल सिस्टम अनबैलेंस्ड हो गया तो उसी इकोलॉजिकल सिस्टम में, उसी पारिस्थितिकी तंत्र में हम सभी जो जनमानस हैं वो लाई करते हैं और हम सभी भी नष्ट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें इन सभी चीज़ों का क्या करना है, संरक्षण करना है, संवर्धन करना है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना है। इस बात को जरूर याद रखें। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं 8वीं ड्यूटी आपकी कही गई है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हैं तो आप सदैव विज्ञान के माध्यम से मानवता या मानववाद, ज्ञानार्जन, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश, सुधार की भावना का विकास करें। जो चीज़ बेहतर हो सकती है उसे और बेहतर करने का प्रयास किया जाए। जैसे आपने देखा, अब ये क्या है, टेक्नोलॉजी है। जैसे अभी उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ, आप देख रहे हैं, ये एक डाउन लाइन है, एक ये अप लाइन है, और यहीं से एक निकली हुई लूप लाइन थी। दो ट्रेनें, एक हावड़ा से आ रही थी, यशवंत नगर जा रही थी, दूसरी कोरोमंडल एक्सप्रेस। इस ट्रेन को पहले हरी झंडी, इसको पहले हरा सिग्नल दिखाया गया और हरा सिग्नल दिखाया गया, लेकिन उस हरे सिग्नल को बाद में क्या कर लिया गया, बैक कर लिया गया। और लेकिन अगर हरे सिग्नल को बैक किया गया था तो इस तरीके से जो ये लाइन है ना, ये जो मेन लाइन है, इस मेन लाइन से इस लाइन को कनेक्ट करने वाली एक लूप लाइन होती है। इस लूप लाइन से, क्योंकि ट्रेन को ड्राइवर कोई स्टीयरिंग से नहीं चलाता है ऐसे करके, जैसे हम लोग कार और बस और ट्रक चलाते हैं, नहीं, वो इस इंटरलॉकिंग सिस्टम से चलते हैं। इसका जो ये ट्रेन का था, ये इसी लूप लाइन पे बना रहा, और इसी लूप लाइन पर आगे एक मालगाड़ी खड़ी थी। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक फेल्योर है, इसमें ह्यूमन एरर भी है और इसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का भी फेल्योर है। तो अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उससे सुधार करने की कोशिश करिए, बेहतर से बेहतर कोशिश करिए। हालांकि आप भी जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि जो चला गया वो नहीं आ सकता, लेकिन दोबारा ऐसी घटना कभी ना घटे, क्योंकि काफ़ी हृदय विदारक घटना होती है ऐसी घटनाएं जो कहीं ना कहीं मानवता या मानववाद के लिए उचित नहीं है ना। लगातार इस बात को जरूर ध्यान रखें। अब देखिए ना, ये ट्रेन किसमें आई, इस लूप लाइन में आई और आते ही इस ट्रेन से टकरा गई। उधर इसके डब्बे डिरेल हुए, इधर से जा रही यशवंतपुर हावड़ा, ये लगभग निकल चुकी थी, लेकिन इसके 2 से 3 डब्बे रह गए थे जो पास होने वाले थे, और उन पे जा कर के इसके डब्बे गिर गए। तो ये तो डिरेल हुई, यहाँ पर ये जो 3 डब्बे थे यशवंतपुर हावड़ा के, वो भी डिरेल हो गए और यहीं पर कई लोग मारे गए। तो कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी है उसका विकास करिए, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कीजिए, जिससे मानव हमेशा कैसा रहे, सुरक्षित रहे और कहीं ना कहीं बेहतर जीवन यापन कर सके। इस बात को जरूर याद रखें। ठीक है साथियों, चलिए आगे आ जाइए। आप देख पा रहे होंगे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अक्सर बाबू आप लोगों ने देखा होगा, क्या कह रहा है, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। आपने अक्सर देखा होगा, बहुत बार देखा होगा। होता क्या है, जैसे आप ट्रेन में सरकारी ही होती है ट्रेन, ठीक है, ट्रेन में सफ़र करते हैं या, है ना, तो वहाँ लिखा होता है रेल राष्ट्र की संपत्ति है और राष्ट्र की संपत्ति आपकी संपत्ति है, हमारी संपत्ति है, लिखा होता है। तब भी कई बार क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, बैठे, पता चला सीट थोड़ी जगह फटी है तो उसमें हाथ डाल के फाड़ दी, खिड़की थोड़ी चटकी थी तो लात मार के तोड़ दी। ये करते हैं, करना अपराध है। इसी तरीके से सरकारी गाड़ियों में देखा होगा, जो बसेज होती हैं उनमें भी आप ऐसा करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ज़्यादा होता है। हालांकि अभी जैसे मणिपुर में हिंसा हुई, वहाँ पे भी वायलेंस तो चल ही रहा है। मणिपुर वायलेंस पता सिर्फ किस लिए है, किस कारण से हुआ है। वहाँ पे कुक्की और मतई एक जनजाति नहीं है, मतई एक गैर आदिवासी जाति है, जबकि कुक्की नागा जो हैं ये आपके आदिवासी हैं।
मतई जो समुदाय है वो एक मेजोरिटी में समुदाय है, मेजोरिटी एरिया को कवर करता है मणिपुर के, और साथ ही साथ में मतई समुदाय से विधानसभा सीट जो है मणिपुर की उसमें लगभग 60 सीटें हैं, लगभग क्या एग्जैक्ट 60 सीटें हैं, उसमें से 40 जो विधायक हैं वो मतई समुदाय से हैं, 20 अन्य हैं वो विभिन्न समुदायों से हैं और वो पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं। तो यहाँ पर अगर देखो तो मतई समुदाय का जो वेटेज है वो ज़्यादा है, जिस कारण से पिछले 10 वर्षों से एक केस चल रहा था मणिपुर हाई कोर्ट में कि मतई समुदाय को आदिवासियों का दर्जा दिया जाना था या जनजाति एसटी का दर्जा दिया जाना था। इसी बात को लेकर के कुक्की और नागा भड़के हुए हैं, जिस वजह से मणिपुर में हिंसा चल रही है और कई वाहन फूंक दिए, कई सैनिक भी उसमें मारे गए। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, हिंसा से दूर रहें कह रहा है और तुम हिंसा कर रहे हो। ये कह रहा है दूर रहना हिंसा से, तुम वहां हिंसा कर रहे हो। ये कह रहा है राष्ट्र की संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति को बचाना है, सुरक्षित रखना है, तुम करो नहीं आग लगाएंगे तभी मजा आएगा। तो ये घोर अपराध है, इस बात को याद रखना। ये दंडनीय अपराध है, घोर अपराध नहीं, दंडनीय अपराध है। उत्तर प्रदेश में नहीं हुए, नहीं तो वो जो बाबा है ना, तुम्हारे नाम वारंट लिखा निकाल देता, तुम्हारे घर की कुड़की क्या, तुम्हारे घर की कटोरी और कटोरे और गिलास भी बिकवा देता और कहता यू हैव टू पे। जिस तरीके से तुमने हिंसा की, इतना सारा नुकसान किया, उसी ठीक तरीके से तुम्हारे घर के बर्तन, भाड़े, खिड़की, दरवाजे सब कुछ बेच करके वसूल कर लेता। तो ऐसा भी होना जरूरी है, क्योंकि आप अपने ड्यूटीज को समझने को तैयार हैं ही नहीं। आपको अपनी ड्यूटीज समझनी ही नहीं है तो फिर तो बड़ी समस्या है। 10वीं ड्यूटी आप देख पा रहे होंगे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने तथा सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छुए। आप विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करें, सामूहिक गतिविधियों, व्यक्तिगत भी करें, इंडिविजुअल भी करें, कलेक्टिवली भी करें, विभिन्न क्षेत्रों में अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ग्रोथ करने का प्रयास करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, सस्टेनेबल आपका सतत विकास होता रहे, आपका प्रयास चलता रहे। जैसे राष्ट्र जो है वो प्रगति की ओर, जैसे इसरो है, इसरो हमेशा क्रायोजेनिक इंजन के लिए इधर उधर बेचारा भटकता रहता था, लेकिन इस बार उसने खुद ही अपना बना लिया। ऐसा इंजन बनाया कि पूछिए नहीं, ऊपर जाएगा वहाँ से छूट जाएगा, नीचे आ जाएगा, वही सेव है, मतलब उसको दोबारा बनाना ही नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है, डेवलप करी है उसने, हाँ या ना। और ये अंतिम आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, जिसे आपको मैंने बताया 86वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। और ये कर्तव्य माता पिता का है, इस बात को याद रखें। किसका है? माता पिता कह लीजिए, पेरेंट कह लीजिए, एक ही बात है, पेरेंट्स का है। किसका है साथियों? पेरेंट्स का है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमने इन चीज़ों को क्या किया है। अच्छा, एक और बात आती है जो मैंने यहाँ पर हालांकि डिस्कस हमने पिछले क्लास में बताया भी हुआ है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करूं तो इनको हमने लिया कहाँ से है, किस देश से हमने इन्हें अपने संविधान में रखा है। तो आप कहोगे सोवियत संघ, या दूसरा यूएसएसआर, या एक और नाम आप ले सकते हो रूस। इनमें से कोई भी हो, यही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ क्वेश्चन भी हमने लगाया हुआ है। हालांकि हमने सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी आपको ये पढ़ाया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन आप सभी के पास में है, आयरलैंड से, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया, या सोवियत संघ या पूर्व सोवियत संघ। देखिए, आयरलैंड से हम लोगों ने डीपीएसपी को लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। ब्रिटेन से अगर हम बात करें तो हमने यहाँ से सिंगल सिटीजनशिप को लिया है, एकल नागरिकता को। वहीं अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया से, हमने कॉन्करेंट लिस्ट को लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट को लिया है। और उसके साथ साथ में प्रियम्बल की लैंग्वेज जो है, प्रस्तावना की जो भाषा है, उसे भी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। ठीक है, लेकिन हमने जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं, जो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं
वो ड्यूटीज़ हमने कहाँ से ली हैं? तो आप कहोगे सोवियत यूनियन से, ठीक है। या आप दूसरा शब्द लिख सकते हैं रूस, जिसे अंग्रेजी में रशिया कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? रशिया कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? कोठारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति और अशोक मेहता समिति। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो 1976 में जो फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल किए गए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज को जो शामिल किया गया था 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सुझाव पर किया गया था या उनकी एडवाइस पर किया गया था। तो करेक्ट और राइट आंसर सी हो जाएगा। अशोक मेहता कमेटी जो है ये पंचायती राज व्यवस्था में या पंचायती राज सिस्टम में रिफॉर्म्स से संबंधित है, या कह सकते हो सुधार से संबंधित है। वहीं अगर मैं बलवंत राय मेहता समिति की बात करूं, ये वो समिति है जिसने पहली बार पंचायती राज व्यवस्था के लिए काम किया था या पंचायती राज सिस्टम के लिए काम किया था। दैट वाज द टाइम ऑफ 1959, 1959। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा कहाँ पर की गई है, आप सभी को बताना है, बताइए। अगर मैं मौलिक कर्तव्यों की बात करता हूँ, जिन्हें हम मूल कर्तव्य भी कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं, अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 39 में या अनुच्छेद 21 में, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 51 और भाग नंबर 4A ये वो हैं जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कशन किया गया है। किसके बारे में? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कशन किया गया है, इस बात को याद रखिएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 75A में बताया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का जो अपॉइंटमेंट है उसके बारे में बताया गया है। कौन करता है? तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। वहीं 39A की बात करूं अगर मैं, तो इसमें इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात की गई है, फ्री लीगल एड की बात की गई है, जिसे हम समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता कहते हैं। 21A की अगर मैं बात करूं, तो ये बात करता है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन की, शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करता है, इस बात को याद रखिएगा। किसकी बात करता है? शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करता है। नेक्स्ट आ जाइए। ये वो क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क के रूप में मिलेगा, जैसे कि आपको पता है होमवर्क आ चुका है। देख रहे हैं 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? जब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया, जोड़ा गया, तो उस टाइम पे उनकी संख्या कितनी थी या कितने निश्चित किए गए थे? 8, 10, 11 और 12। ये बात बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा है कि आप प्रेजेंट बताइए, ये कह रहा है जब ऐड किए गए थे। और ऐड कब किए गए थे आपको पता है? 1976 में। ऑलरेडी लिखा हुआ है क्वेश्चन में भी, ठीक है, और आपको मैं क्लू भी दे रहा हूँ इसीलिए। तो क्या आंसर होगा आपको बताना है, इसका आंसर आपको मैं नहीं दूंगा, ठीक है। व्हाट इज़ द राइट आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये एक टॉपिक था जो कि बहुत ही प्यारा था, एग्ज़ाम में आपके बनता है, आपको कहीं ना कहीं इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।